क्या, ऑन्टो फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, या कॉमन भाषा में इसको हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, पहले सीधे शब्दों में हिंदी में समझिए एकदम आराम से कि ऑन्टो फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिसकी कोडोमेन में, ध्यान से चेक करिए, जिसकी कोडोमेन जो होगी, ठीक है, कोडोमेन तो सबको पता है ना, दूसरा वाला सेट क्या होता है, कोडोमेन, जिसकी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि उस एलिमेंट की कोई प्री इमेज आपको यहां पर ना मिले। यानी कि सीधे शब्दों में समझिए कि जब फंक्शन की रेंज किसके इक्वल हो जाती है, कोडोमेन के, जब फंक्शन की रेंज किसके इक्वल हो जाती है, कोडोमेन के, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन। अब देखिए बच्चों, मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे ले चलूंगा। देखिए ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर 1 है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया है जो फंक्शन मैप कर रहा है फ्रॉम सेट ए टू बी, ये ए से बी पे मैप कर रहा है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम रेंज निकालें इसकी, ठीक, तो रेंज में क्या क्या आ जाएगा बताइए, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जो मैप हुए B1 B3 B4, B1 B3 B4। बच्चों ध्यान से चेक करिए, दिस रेंज इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, ठीक, सेट बी क्या है, इसकी कोडोमेन, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये ऑन्टो नहीं है। अब सीधे शब्दों में सुनिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको सेकंड सेट में जाके देखना है, कोडोमेन वाले में, और देखना है क्या कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया है, कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया। अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया होगा और उसकी मैपिंग नहीं हुई होगी तो वो ऑन्टो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ B2 छूट गया, B2 की मैपिंग किसी से नहीं हुई है, B5 की मैपिंग किसी से नहीं हुई है, यानी कि B2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर सेट ए में B2 की कोई प्री इमेज नहीं है और B5 की भी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन्टो फंक्शन नहीं है। या दूसरे शब्दों में बोलें तो इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑन्टो फंक्शन नहीं है। ये दूसरा फंक्शन देखिए बच्चों, फंक्शन g, ठीक है, ये g फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ से, सेट x से y पे। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे दूसरे सेट में आपको जाना है और चेक करना है क्या कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है, यानी कि क्या हर एक एलिमेंट मैपिंग में शामिल है। देखो y1 मैप कर रहा है किसके साथ, x1 के साथ, मतलब y1 की प्री इमेज क्या है, x1 है, y2 की भी इमेज है, प्री इमेज अवेलेबल है x2, और y2 की एक और प्री इमेज है x3। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी एलिमेंट की दो प्री इमेज हो सकती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बट y2 खाली तो नहीं गया ना, उसके बाद y3 की भी प्री इमेज है, फिर y4 की भी प्री इमेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट ये दूसरे वाले सेट में नहीं छूटा है, इसलिए ऑन्टो है। दूसरे शब्दों में जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है कि अगर हम इसका रेंज निकालें स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, इसका रेंज में दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं x1, y1, x2, y2 इस तरीके से, तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वही तो रेंज होगी। तो रेंज में क्या आएगा, y1 y2 y3 y4, ठीक है, y1 y2 y3 y4। और बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो रेंज है आपकी, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, इसका सेट y, क्योंकि फंक्शन x से y पे मैप कर रहा था, इसका कोडोमेन क्या है, y है, तो रेंज किसके इक्वल आ गई, इसके कोडोमेन के इक्वल आ गई, इसलिए ये ऑन्टो है, इसलिए ये ऑन्टो का एग्जाम्पल है। अब देखिए बच्चों, आइए इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। कहता है कि अ फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द, ध्यान से सुनिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी कि जो दूसरा वाला सेट होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज द फंक्शन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ A। एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द F इमेज, मतलब फंक्शन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ A। मतलब ये जो दूसरा वाला सेट है, इसका हर एक एलिमेंट पहले वाले सेट के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होती हो, या दूसरे शब्दों में बोलें तो यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल हो। दैट इज, अब इसको टेक्निकली कैसे लिखेंगे हम कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू b मिल जाना चाहिए, f ऑफ a इज इक्वल्स टू b मिल जाना चाहिए। इसका मतलब समझते हो बच्चों, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि फंक्शन में जब हम सेट a के हर एक एलिमेंट का इनपुट करें तो आपको हर बार एक इमेज मिलनी चाहिए, और जब उन इमेज का हम सेट बनाएं तो वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, सेट बी के। मतलब सीधे शब्दों में बोलें तो जो रेंज निकालेंगे अगर आप फंक्शन की, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, कोडोमेन के। और सीधे शब्दों में बोलें तो दूसरे सेट में बच्चों कोई भी एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब सुनिए, मैंने आपको बोला था इनटू फंक्शन पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। याद है वीडियो नंबर जब हमने फंक्शन स्टार्ट किया था तो हमने आपको बोला था इनटू फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे भी नहीं। इनटू फंक्शन क्या होते हैं, सुनो, जो फंक्शन ऑन्टो नहीं होंगे वो इनटू फंक्शन होंगे, जो फंक्शन ऑन्टो नहीं होंगे वो इनटू फंक्शन होंगे। मतलब अगर दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट छूट जाए, मतलब दूसरे सेट में कम से कम अगर एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज यहाँ अवेलेबल ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन्टो नहीं, ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है,
तो ये जो एफ फंक्शन था, ये जो ए से बी पे मैप कर रहा था, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये फर्स्ट वाला है इनटू का एग्जाम्पल, इनटू फंक्शन का, ठीक है। और दूसरा वाला, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और ये जो दूसरा वाला है, ये क्या है? ऑनटो फंक्शन का एग्जाम्पल। और सीधी सी बात है, जो फंक्शन ऑनटो नहीं होंगे वो इनटू होंगे, ठीक। वापस चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए कह रहा है 10 अ फंक्शन मैप फ्रॉम सेट ए टू बी इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब यही ऑनटो, ठीक है। तो फंक्शन ए से बी पे इनटू होगा, सॉरी ऑनटो होगा कब? इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट B। बच्चों ध्यान से चेक करिए, ठीक है। आपके पास दो सेट है, ये वाला A है, ये डोमेन वाला सेट है, और ये B कौन सा है? कोडोमेन। और यहाँ पर ऑन्टो के केस में रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक। अब सुनो, कह रहा है फॉर ईच B बिलोंग्स टू B, मतलब इस सेट B में आने वाला हर एक एलिमेंट B अगर हम ले लें तो देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू सेट A। तो उस B के लिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं स्मॉल b, उसके लिए सेट A में एक एलिमेंट A जरूर होना चाहिए। मतलब सीधे शब्दों में बोलें तो B के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक प्री इमेज होनी चाहिए, सच दैट कि f ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या आ जाए? B। मतलब उस फंक्शन में जब हम इनपुट दें क्या? A कहाँ से आएंगे? डोमेन वाले सेट से, और उसका आउटपुट क्या आएगा? B। और ये एलिमेंट्स कहाँ होंगे? B में, ठीक। तो हर एक B के लिए यहाँ सेट A में एक A मौजूद होना जरूरी होता है, सच दैट f ऑफ A इज इक्वल्स टू B। बच्चों पता है उन्होंने f ऑफ A इज इक्वल्स टू B क्यों लिखा है? f ऑफ A इज इक्वल्स टू B इसलिए लिखा है क्योंकि वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी प्री इमेजेस हैं उसको अगर हम रखें तो कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, वो भी डेफिनेट आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। इसको भी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, आप ज़्यादा परेशान ना होइए, ठीक है। चलो अब हाँ, तो ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, आइए ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक, इसकी हेल्प से ये वाली डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कहता है? कहता है कि फॉर एवरी B बिलोंग्स टू B, मतलब अगर हम चलो थोड़ी देर के लिए इसको यार तुम बोल दो ये सेट A है और ये सेट B है, चलो कोई बात नहीं, नाम बदल दो, क्या हो जाएगा? ये सपोज A से B पे मैप कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब एवरी B बिलोंग्स टू B, मतलब सेट B का हर एक एलिमेंट अगर तुम लो, चलो y1 लेते हैं, ठीक है। तो y1 बिलोंग्स टू B है। अब इसके लिए आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? कि क्या कोई एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है, किसके करस्पॉन्डिंग? स्मॉल b के करस्पॉन्डिंग। तो ध्यान से चेक करो, y1 के करस्पॉन्डिंग x1 मौजूद तो है यार, x1 बिलोंग्स टू A, मौजूद तो है, सच दैट होना क्या चाहिए? f ऑफ A इज इक्वल्स टू B आ जाए। तो ध्यान से चेक करो, f ऑफ A का मतलब आपने जो एलिमेंट सेट A से लिया है, तो f ऑफ x1 मतलब इस फंक्शन में, इसका नाम f रख दो ना यार, g से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ठीक है। g ऑफ x1 निकाल लो, g है तो कोई बात नहीं। अब सुनो, सच दैट f ऑफ A इज इक्वल्स टू B आना चाहिए। तो f ऑफ x1 कितना आ रहा है? y1 ही तो आ रहा है भैया, ठीक। मतलब फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू निकाली जा पा रही है कहाँ पर? x1 पॉइंट। वो x1 किसको बिलोंग करता है? सेट A को। इसी तरीके से अब y2 के लिए आप करो, क्या देखो, y2 बिलोंग्स टू सेट B, देयर एग्जिस्ट y2 के लिए कौन एग्जिस्ट करता है? x2 भी एग्जिस्ट करता है, एंड x3 भी एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि f ऑफ x2 चाहे हम निकालें और चाहे f ऑफ x3 अगर हम निकालें तो वो किसके इक्वल आ जा रहा है? y2 के इक्वल आ जा रहा है, ठीक। इसका मतलब y2 की भी प्री इमेज मौजूद है यहाँ पर, y2 भी खाली नहीं गया। इसी तरीके से आप x4 और x5 के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको डेफिनेशन समझा दी, सब कुछ टेक्निकली। अब आते हैं एक एग्जाम्पल लेंगे और इस टॉपिक को हम समझेंगे, ठीक है बच्चों, और अच्छी तरीके से। देखिए पहला एग्जांपल है, कह रहा है ये सेट A आपको दिया हुआ है, ये सेट B है, कह रहा है इफ फंक्शन मैप फ्रॉम A टू B, ठीक है। ये फंक्शन सेट A से B पे है, तो कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये ऑन्टो है कि नहीं, ये फंक्शन ऑन्टो, ये वाला फंक्शन ऑन्टो है कि नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, इसकी मैपिंग कर लो, क्योंकि काफ़ी छोटा सेट ये दिखाई पड़ रहा है। ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर A में क्या क्या आ रहा है बताओ? -1 1 और 2 आ रहा है, -2। और सेट B में देखो क्या आ रहा है? केवल 1 और 4 आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। और फंक्शन का रूल क्या है कि जो भी इनपुट डालोगे, मतलब x की वैल्यू जो भी डालोगे उसका स्क्वायर होकर तुम्हें मिल जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर, भाई चेक करो ना, f ऑफ -1 क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो -1 किससे मैप करेगा? 1 से, ठीक है। उसके बाद अगर तुम f ऑफ 1 भी निकालोगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि वापस से कितना आ जाएगा? 1। तो 1 मैप करेगा किससे? 1 से। 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, -2 डालोगे -2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट B में
कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में एक प्री इमेज अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, हम इस चीज़ को जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है बच्चों ऐसे ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्लियरली फॉर ईच, देखिए यही सब आपको याद होना चाहिए, क्लियरली फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी, मतलब इस सेट बी में से अगर आप कोई भी बी उठाओ, मतलब कोई भी स्मॉल बी, मतलब कोई भी एलिमेंट उठाओ, तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो उसके लिए यहाँ पर एक एलिमेंट अवेलेबल रहता है एज अ प्री इमेज सच दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक, अब इसी बात को मैं आपको पूरा यहाँ पर देखिए करके दिखाता हूँ, आप समझिएगा जरा। पहले तो हम फंक्शन का सेट लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन के जो फंक्शन एज अ सेट अगर हम लिखेंगे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएंगे, -1 1 के साथ आएगा, -1 1 के साथ आएगा, और फिर 1 1 के साथ आएगा, 1 1 के साथ आएगा, फिर 2 4 के साथ आएगा, और 2 -4 के साथ भी, सॉरी -2 4 के साथ भी आएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से ज़रा चेक करिएगा, अगर हम यहाँ से एलिमेंट उठाएं 1, ठीक, 1 बिलोंग्स टू सेट बी हमने उठाया, तो देयर एग्जिस्ट, बस ये लिखने का तरीका है, देयर एग्जिस्ट व्हाट एग्जिस्ट, -1 एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, इतना झंझट तुमको ना करना नहीं है जितना मैं कर रहा हूँ, बस तुमको चेक करके बोल देना हाँ ये ऑन्टो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, यहीं पे सारा गेम खत्म हो गया। लेकिन मैं फिर भी तुमको दिखा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छा तुम्हें फील है। 1 बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी आ जाए, तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू कितना आता है, 1 ही तो आता है। ठीक, इसी तरीके से तुम ये वाला एलिमेंट, अच्छा एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक, और एक चीज़ और होती है क्या, इसी में एक चीज़ और होती है क्या, कि 1 बिलोंग्स टू बी के लिए एक चीज़ और भी तो है, देयर एग्जिस्ट 1 भी तो सेट ए को बिलोंग करता है, क्योंकि 1 की इमेज क्या है, 1 ही तो है, तो सच दैट कि एफ ऑफ 1 भी क्या आता है, 1 आता है। ठीक, इसी तरीके से अगर तुम 4 को लोगे तो हम बोलेंगे क्या, 4 बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन, 2 और -2, इस बार हम एक ही साथ कर दे रहे हैं, तो 2, -2 बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट व्हाट, कि एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, दोनों ही आपस में इक्वल है, और वो किसके इक्वल आ जाते हैं, वो 4 के इक्वल यानी कि बी के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका किसका एग्जाम्पल, ऑन्टो का। अब ध्यान से सुनिए, मैंने एक बात बताई थी आपको कि ऑन्टो फंक्शन में जो रेंज होती है, वो किसके इक्वल हो जाती है, कोडोमेन के। आइए जरा चेक करते हैं, रेंज क्या होता है बच्चों, फंक्शन जो आपने लिखा है उसमें ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट ले लो, 1 1 4 4, अब 1 1 2 बार है, 2 बार थोड़ा ना लिखोगे, तो 1 और 4, तो रेंज में क्या आ जाएगा, 1 और 4, और बच्चों यही जो रेंज है वो कोड डोमेन के ही तो इक्वल आ गई। चेक करो, क्योंकि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होता है, अरे यार दूसरा वाला सेट ही तो कोडोमेन होता है। ठीक, तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है, सेट बी। तो ध्यान से चेक करो, रेंज निकाली हमने फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस दिस फंक्शन इज द एग्जांपल ऑफ ऑन्टो फंक्शन। कर लीजिए, तो बच्चों देखिए एक फंक्शन हमने लिया है, दिस फंक्शन मैप फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। अब फिर से वही बात होगी क्या, कि देखिए रियल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा होता है, हमने आपको बताया। ठीक है, तो रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है ये वाला फंक्शन क्या है कि x³ + 2, मतलब क्या, मतलब कि जब भी आप कोई x की वैल्यू डालेंगे, और ये x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ऑब्वियसली, क्योंकि आप इनपुट कहाँ से लेते हैं, डोमेन से, तो इसकी डोमेन क्या है बच्चों, रियल नंबर, और इसकी कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर x = 1 लिया, 1 एक रियल नंबर है, तो 1 का क्यूब + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 1 मैप करेगा किससे, 3 से। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपने यहाँ पर x की वैल्यू -1 ली। ठीक है, तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 + 2, आंसर कितना आ जाएगा, 1, तो -1 भी किससे मैप करेगा, 1 से। ठीक है, -1 किससे मैप करेगा, यहाँ 1 से मैप करेगा। ठीक, इस तरीके से। अब सुनो, ये तो हमने आपको 2 रियल नंबर 1 और -1 दिखाए, क्या ध्यान से सुनिएगा, क्या 2.3 रियल नंबर नहीं होता है, ठीक, क्या -2.3 रियल नंबर नहीं होता है, क्या √2 रियल नंबर नहीं होता है, जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं उन्हीं का सेट मिला के ही तो रियल नंबर का सेट बनता है, यानी कि रियल नंबर का सेट बच्चों बहुत बड़ा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आप
को इसको ऑन्टो चेक करना है कि ऑन्टो है कि नहीं है। तो आप रियल नंबर में जाकर हर एक एलिमेंट को नहीं चेक कर सकते हो कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, इमेज कह रहा हूँ सॉरी, दूसरे वाले सेट में, यानी कि रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर, तो दूसरे वाले सेट में जाके आप ये नहीं चेक कर सकते हो कि हर एक रियल नंबर की प्री इमेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा सेट हो गया। तो हम एक एल्गोरिथम फॉलो करेंगे, ये देखिए एल्गोरिथम टू प्रूव ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन को प्रूव करने की एल्गोरिथम। ठीक, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे एल्गोरिथम लिखी हुई है, मैं यहाँ से पढ़ता जाऊँगा, यहाँ करता जाऊँगा, एक क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करूँगा, फिर दूसरा मैं फास्ट करूँगा। उससे पहले आप एक चीज़ याद कर लीजिए, क्या कि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला आपको, कोई भी जैसे कि मान लीजिए -1 का क्यूब रूट है, ठीक है, या -8 का क्यूब रूट है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ -8, क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होता है, -2 होता है। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि अरे यार इसको लिखना नहीं आता है क्या तुमको, -8 की पावर 1/3 ही तो होता है इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब है ना। यहाँ से क्यूब रूट हटाओगे तो क्या रेडिकल लगाओगे, सॉरी ये रेडिकल हटाओगे तो क्या लगाओगे पावर में 1/3। ठीक है, और ध्यान से चेक करो, -8 को तुम क्या लिख सकते हो, -8 को तुम -2 की पावर 3 लिख सकते हो, और इसकी होल पावर 1/3 थी, 3 से 3 कटेगा, -2 ही तो आएगा। तो याद रखना कि नेगेटिव रियल नंबर्स की क्यूब रूट निकाली जा सकती, बट नेगेटिव रियल नंबर की स्क्वायर रूट नहीं निकाली जा सकती। आपने पढ़ा हुआ है क्या, अगर -4 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये आपको कोई भी रियल नंबर नहीं देगा, ये आयोटा के फॉर्म में आएगा, कोई भी, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, ये आपको कोई भी रियल नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप नेगेटिव नंबर की नहीं निकाल सकते हो, हाँ क्यूब रूट आप नेगेटिव रियल नंबर्स की निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। स्टेप नंबर 1 कहता है कि चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट b। सुन लो, हमने यहाँ एल्गोरिथम में आपको दिखाया कि फंक्शन मैप करता है सेट a से b पे। ठीक, तो आपको एक अपने मन से एक एलिमेंट y चूज करना है, कौन से सेट से, b से। b से का मतलब किससे चूज करना है आपको, कोडोमेन से। ठीक है बच्चों, एक आर्बिट्री एलिमेंट आपको कोडोमेन से चूज करना है। हमारी कोडोमेन क्या है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। हमारी कोडोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट है, यानी कि हम एक आर्बिट्री एलिमेंट चूज करेंगे कहाँ, y बिलोंग्स टू b, यानी कि y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर से। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों करते हैं क्या, कि लेट अस से हमने एक y लिया एंड y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं आगे लिख दे रहा हूँ कि ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, कोड डोमेन आपको चूज करना है। स्टेप नंबर 1 कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्टेप नंबर 2 कहता है कि पुट f of x इज इक्वल्स टू y, पुट f of x इज इक्वल्स टू y। अभी आपको समझ में आ जाएगा, सुनिए। तो ये जो f of x है इसको आपको y के इक्वल रख देना है। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, f of x इज इक्वल्स टू y रख दिया आपने। ठीक, अब ध्यान से चेक करिएगा, f of x है क्या, x³ + 2, तो f of x के नीचे क्या लिखोगे, x³ + 2 इज इक्वल्स टू y। तो इस तरीके से हमने f of x को y के इक्वल रख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन ऑफ f of x इज इक्वल्स टू y फॉर x एंड ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है इसको आप सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। मतलब x को किसका फंक्शन बना लो, y को। ये देखो, लेट अस से x इज इक्वल्स टू g ऑफ y, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ y। ठीक, तो आइए बनाते हैं, बहुत ईजी। ये 2 को उधर भेज दो, तो x³ इज इक्वल्स टू y - 2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू y - 2। अब बच्चों सुनो, यहाँ से अगर आप क्यूब हटाओगे तो इस पे क्या लगेगा, इस पूरे पे क्या लगेगा, क्यूब रूट। अरे यार, यहाँ से क्यूब हटाओगे इस पे क्यूब रूट लगेगा। क्यूब रूट लगाने का क्या मतलब है, 1 इस y - 2 की होल पावर 1/3। क्यूब रूट हटाने का क्या मतलब होता है, इधर पावर 1/3। इसी तरीके से फोर्थ रूट अगर हटाते तो 1/4 आ जाता, स्क्वायर रूट हटाते तो इसकी पावर 1/2 आ जाती। चलो बहुत बढ़िया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों स्टेप है, फोर्थ स्टेप में 2 बातें करता है। कह रहा है इफ फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, मतलब जो भी y आपने चूज किया था, ठीक है, मतलब दूसरे वाले सेट से जो भी y आपने चूज किया था, हर एक y के लिए द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू g ऑफ y आर इन a। ठीक, सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हर एक y के लिए, मतलब यहाँ पे आप y कुछ भी रखते जाओ और आपको एक्चुअल में बच्चों ध्यान से सुनिए, पता है y किसको बिलोंग कर रहा है, ये वाले रियल नंबर को, ये वाले y बिलोंग कर रहा है ये वाले को, और x तुम्हारा पता है किसको बिलोंग कर रहा है, ये वाले को। पता है क्यों बच्चों, ध्यान से समझो यार, भैया x बिलोंग करेगा किसको, डोमेन को। x इनपुट है और y क्या है, y क्या है, आउटपुट है, ऐसे सोच लो। ठीक है ना, मतलब x एज इनपुट देते हो, y आउटपुट मिलता है। तो आपको चेक क्या करना है, हर एक आउटपुट को चेक करना है, यानी कि सेट b के हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि क्या उसके लिए कोई x अवेलेबल है, कहाँ, सेट a में। तो अगर हर एक y के लिए एक x यहाँ अवेलेबल होगा तो यानी कि कोई भी y खाली नहीं होगा।
ठीक, यानी कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो हर एक एलिमेंट सेट बी का मैप होगा यहाँ से, यानी कि इसकी सेट बी के हर एक एलिमेंट की, यानी कि दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज अवेलेबल होगी, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटो। तो यही बच्चों ध्यान से पढ़िएगा था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट बी द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपने बनाई है x इज इक्वल्स टू, अरे भाई यही जो इक्वेशन है ना बच्चों, यही जो इक्वेशन है, यही x इज इक्वल्स टू g ऑफ y है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, नाउ x इज द फंक्शन ऑफ y। अगर आप y की वैल्यू डालोगे तो x मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले अगर आप x की वैल्यू डाल रहे थे तो y मिल रहा था, लेकिन अब आपने x इज द फंक्शन ऑफ y बना लिया। ठीक है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप चेक करो कि क्या हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है, कहाँ, पहले वाले सेट में। ठीक, तो आओ जरा चेक करते हैं, आओ जरा चेक करते हैं। सुनो, हर एक y के लिए, और y किसको बिलोंग कर रहा था, दूसरे वाले सेट को। ठीक, अब सुनो मेरी बात, सुनो बच्चों मेरी बात, ये तो ऐसे ही फर्जी लिख दिया मैंने, इसको हटाओ। ठीक बच्चों, y क्या था, y कहाँ आता है, दूसरे वाले सेट में। तो क्लियरली, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्लियरली y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम इस बात को और अच्छे से आपको लिखें तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियरली y बिलोंग्स टू कोडोमेन, रियल नंबर क्या था, सॉरी इसका कोडोमेन क्या था, रियल नंबर, तो y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, बल्कि फॉर ऑल लिखना चाहिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, देयर x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक, बच्चे बोलेंगे ये क्या लिख दिया, भैया सुनो, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर तुम यहां से लो, कोई भी रियल नंबर तुम यहां से लो, लेके दिखाऊं, सुनो ध्यान से चेक करना, लेके दिखा रहा हूं मैं। सपोज y इज इक्वल्स टू, मैंने 2 ले लिया, ठीक, रखो यहां पर, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाँ भाई 2 - 2 कितना होता है, 0, और 0 का क्यूब रूट 0। ठीक, तो 2 के लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है यहाँ, तो 0 मैप कर रहा होगा किससे, 2 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर मैं y इज इक्वल्स टू कितना ले लूँ, 1, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 2 की पावर 1/3, और x इज इक्वल्स टू 1 - 2 - 1 की पावर 1/3, और -1 का क्यूब रूट क्या होता है, -1 ही तो होता है, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी कि -1 किससे मैप कर रहा होगा, देखो x की वैल्यू -1 है, x कहाँ है, डोमेन में, और y क्या लिया था तुमने, y किसको बिलोंग कर रहा था, कोडोमेन को। तो ये देखो जरा, तो y की प्री इमेज यहाँ है -1। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था बच्चों कि अगर y की आप ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखो कि ये पूरा नेगेटिव हो जाए, तो यार नेगेटिव रियल नंबर की क्यूब रूट निकाली तो जा सकती है ना। तो जो भी नेगेटिव रियल नंबर यहाँ बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे बोलेंगे कि 0.2 ले लो, मैंने कहा भाई ठीक है ले लो, 0.2 ले लो, ठीक है, 0.2 भी तो रियल ही नंबर है, तो 0.2 ले लो आप, और यहाँ रखो 0.2, देखो x इज इक्वल्स टू 0.2 - 2 की पावर 1/3, तो x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.8 आ जाएगा। और सुनो मेरी बात भाई, ये -1.8 एक रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर, और नेगेटिव रियल नंबर की क्यूब रूट निकाली जा सकती है, यानी कि सुनो इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आएगा, अपने कैलकुलेटर से कर लो, जाओ -1.8 की क्यूब रूट आप अपने कैलकुलेटर से निकालिए, कोई तो रियल नंबर आएगा, और जो रियल नंबर आएगा वो x होगा, मतलब वो यहाँ अवेलेबल होगा। तो यहाँ से अगर आप कोई भी एलिमेंट चूज करते हो तो उस एलिमेंट के लिए एक x अवेलेबल है, कहाँ पर, पहले वाले सेट में। तो यही हमने यहाँ पर लैंग्वेज के तौर पे लिखा है, क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि जितने भी y को डोमेन में है उनके लिए x बिलोंग करते हैं कहाँ, डोमेन में। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं जाएगा दूसरे वाले सेट में, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनटो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एंड कैसे करना है हमको एग्जाम में, एंड ऐसे करना है, ये बात लिखने के बाद सच दैट, क्योंकि डेफिनेशन में यही तो बोलता था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, y आ जाए, यही बात तो है। तो हम यहाँ लिखेंगे सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x³ + 2, यानी कि क्या आ जाता है, y। तो मोटी बात करें तो सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आता है, y। तो हर एक y के लिए
हर एक y के लिए रियल नंबर में हर एक y के लिए एक एग्जिस्ट करता है डोमेन में सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, y हो जाता है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, y हो जाता है। f ऑफ x मतलब ये चीज़ इज इक्वल्स टू y के इक्वल हो जाती है। तो इस तरीके से दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन टू। तो ये ऑन टू का एग्जाम्पल है, कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक फंक्शन दिया है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे मैप करता है और फंक्शन है x² + 2। इसको आपको चेक करना है ऑनटो है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए, ये रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है फंक्शन। तो आपको एक आर्बिट्री एलिमेंट y चूज करना है, कहाँ से, दूसरे वाले सेट से, यानी कि y बिलोंग्स टू कहाँ से चेक करना है, कोडोमेन से। y बिलोंग्स टू कहाँ से चेक करना है, कोडोमेन से। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे कि लेट अस से देयर इज एन आर्बिट्री एलिमेंट y बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट, और इत्तेफाक से यहाँ पहला दूसरा सेट सेम ही है। तो y बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये हमने चूज़ किया। फिर स्टेप नंबर 2 क्या था कि पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज, ध्यान से चेक करिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y का मतलब क्या है कि f ऑफ x कितना है तुम्हारा, x² + 2, ठीक है। तो x² + 2 इज इक्वल्स टू y। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को y का फंक्शन बनाना है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पहले तो हो जाएगा y - 2, x² इज इक्वल्स टू y - 2। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, फंस गए चक्कर में क्या कि ये स्क्वायर रूट है। सुनो, स्क्वायर रूट है। अगर ध्यान से देखना बच्चों, अगर तुम y इज इक्वल्स टू 4 ले लो तब तो तुम्हारी कहानी बन जाएगी, क्योंकि x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तब तो काम बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है रियल नंबर के सेट में। लेकिन बच्चों अगर यहाँ ये स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा पोर्शन अगर नेगेटिव हो जाए, ये अगर नेगेटिव हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गलती से चूज़ कर लिया x इज इक्वल्स टू लेट अस से y इज इक्वल्स टू -1 चूज़ कर लिया। मतलब आपने इसको चूज़ कहाँ से किया, दूसरे वाले सेट से ही तो चूज़ किया, क्योंकि दूसरा सेट रियल नंबर का सेट है और -1 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो अगर तुमने y इज इक्वल्स टू -1 ले लिया तो बच्चों तुमको कोई x मिलेगा ही नहीं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ y की वैल्यू -1 और -2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया। और तुमको पता है कि -√3 का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता है। मतलब ये क्या आ जाएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमने पढ़ा है, ठीक है, कि नेगेटिव के जो स्क्वायर रूट होते हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया, ये तो रियल नंबर नहीं आया, बल्कि x कैसा आना चाहिए था, रियल नंबर, क्योंकि x किसको बिलोंग करता था, डोमेन वाले सेट को, यानी कि x किसको बिलोंग करता था, रियल नंबर को, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कि जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे उनके लिए यहाँ पर कोई भी x पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर तब आएंगे जब y की वैल्यू कुछ ऐसी रख दो कि ये आंसर पूरा कैसा, ये y - 2 कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं कि क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एग्जाम में देखिए क्या लिखेंगे, अब नीचे हम लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R कौन सी, कोडोमेन, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर कोडोमेन, समटाइम्स x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि डोमेन, ठीक है। तो हर एक y के लिए जो y किसको बिलोंग करता है, कोडोमेन, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर को, कभी कभी उसके लिए हमें एक x नहीं मिल पाता है, यानी कि हमें एक रियल नंबर नहीं मिल पाता है, कहाँ, डोमेन में, ठीक है बच्चों। हेंस इट इज नॉट ऑनटो। तो ये फंक्शन नॉट ऑनटो का एग्जांपल है, ऑनटो नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये ऑनटो नहीं तो ये इनटू फंक्शन है ऑब्वियसली। अब सुनो, लास्ट में एक लाइन आप ये भी कारण दे सकते हो, बिकॉज नेगेटिव रियल नंबर्स इन आर कोडोमेन में जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस इन डोमेन आर, ठीक है बच्चों। तो अभी आपने देखा था जब आपने y एक नेगेटिव रियल नंबर लिए थे, यहाँ पे देखो y अगर आप नेगेटिव ले लो, ठीक है, और अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या y नेगेटिव ही, अगर हम 1 भी ले लें y तब भी तो ये नेगेटिव आ जाता है। हाँ कोई बात नहीं, पर हमने इसको काउंटर किसकी हेल्प से किया है, हमने बताया कि कहाँ गया, हाँ नेगेटिव रियल नंबर अगर हम यहाँ से ले लें तो पक्का उसके लिए कोई x यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रीज़न आप लास्ट में दे सकते हो, तो ये ऑनटो नहीं हुआ। तो लेते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3। ये फंक्शन मैप कर रहा है z से z पे, इंटीजर्स के सेट से इंटीजर के सेट पे। देखो बच्चों, अगर फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है ये चीज़ बदल जाए ना तो फंक्शन की हालत भी बदल जाती है, ठीक है। तो यानी कि कोई फंक्शन 1 है, मैनी 1 है या ऑनटो है, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी डोमेन या कोडोमेन क्या होती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करते करते और अभी समझ में आएगा आपको। तो देखिए
ये फंक्शन मैप कर रहा है z से z पे और फंक्शन क्या है 3x + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। आपको चेक करना है कि ये ऑन्टो है कि नहीं है, ठीक है। इंटीजर सभी को पता है क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 और 0 -1 -2 1 2 इस तरीके के नंबर यहाँ से आ रहे होंगे। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट y चूज करेंगे, कहाँ से, दूसरे वाले सेट यानी कि कोडोमेन से। तो लेट अस टेक एलिमेंट y बिलोंग्स टू z और ये z हम बता देंगे, ये z कौन सा वाला z है, कोडोमेन है, ठीक है बच्चों, कोडोमेन है। स्टेप नंबर 2 में पुट f of x = y, ठीक, f of x = y रखना है। f of x कितना है तुम्हारा 3x + 2 है, तो यहाँ से 3x + 2 = y रखा हमने। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो x = कितना आ जाएगा, y - 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा फिर 3 से डिवाइड लगेगा, ठीक। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है, मतलब समझो जरा, हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। देखो पता है क्यों, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ फिर लैंग्वेज लिखूंगा। देखो बच्चों, एग्जांपल के तौर पे अगर हम y 0 ले लें, अगर हम 0 लें तो जो तुमने लिया है क्या वो तुमने कोडोमेन से लिया, हाँ कोडोमेन से ही लिया है। तो y = 0 क्यों, क्योंकि 0 एक इंटीजर है, ठीक है। y = 0 चूज किया एंड 0 बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। अब चेक करना है x की क्या वैल्यू आ रही है, तो x = यहाँ 0 रखो, 0 - 2/3 बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 एंड -2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या था आपका, सेट ऑफ इंटीजर। भैया -2/3 इंटीजर थोड़ी ना होता है, इंटीजर तो ये सब नंबर होते हैं जो मैंने आपको लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ठीक है। ये P/Q वाले नंबर इंटीजर थोड़ी ना, ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या देखा कि y = 0 के लिए आपको एक प्री इमेज नहीं मिली, यानी कि ये 0 आपका खाली छूट जाएगा। केवल 0 ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, ठीक है, अगर आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1/3 एंड -1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर बट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स वाले सेट में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो छूट जाएंगे, जो किसी से मैप नहीं होंगे, जिनकी कोई प्री इमेज पहले वाले सेट यानी कि डोमेन में अवेलेबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z और z क्या है, ये कोडोमेन है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कोडोमेन, ठीक है। समटाइम्स we do not get x belongs to integer, we do not get x belongs to integer such that कि f of x = क्या हो जाए, y हो जाए। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे। कभी कभी y बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, यानी कि कोडोमेन से कोई एलिमेंट चूज किया तो उसके लिए हमें कभी कभी कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, कहाँ, पहले वाले सेट में, कोई एलिमेंट x पहले वाले सेट में नहीं मिलता है कि f of x = क्या हो जाए, y आ जाए, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10 लेते हैं। कह रहा है एक फंक्शन है जो मैप करता है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन, x बिलोंग करता होगा डोमेन, और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब y कहाँ से लिया जाएगा, कोडोमेन से, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, नेचुरल नंबर के सेट में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे लिखने पॉसिबल नहीं, कुछ नंबर्स लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ, ठीक। अब सुनिए, कहता है कि गिवन बाय फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों सुनो, कहता है f of 1 = f of 2 = 1 है, एंड मतलब ऐसा भी होता है, एंड का मतलब बच्चों एज वेल एज, क्या, एज वेल एज, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है बच्चों। समझो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है आप फंक्शन की डेफिनेशन बना लीजिए। तो सॉल्यूशन में फंक्शन की डेफिनेशन देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, f of x लिखना है, इक्वल टू लगाना है, यहाँ करली ब्रेसेस बड़ा सा लगाना है, उसके बाद ध्यान से सुनो, यहाँ लिखना है कि जब x = कितना हो जाए, 1 हो जाए, या x = कितना हो जाए, 2, मतलब जब x की वैल्यू 1 हो तो f of 1 कितना आता है, 1, तो आउटपुट कितना आता है, 1, और जब x की वैल्यू 2 लो तब भी आउटपुट कितना आता है, f of 2 कितना है, 2 है, सॉरी 1 है, ठीक है बच्चों। इसको यार तुम्हें पहले पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ो, क्या कि जब तुम x की वैल्यू 1 लोगे, यहाँ से x की वैल्यू 1 लोगे तो आउटपुट कितना आएगा, 1, यानी कि f of 1 कितना है, 1 ही तो है, f of 1 = f of 2 = 1 है, यानी कि 1 मैप करेगा किससे, 1 से। इसी तरीके से जब तुम x की वैल्यू 2 चूज करेगा तो f of 2 भी 1 आ रहा है, यानी कि 2 भी किससे मैप करेगा, 1 से, 2 भी किससे मैप करेगा, 1 से। बच्चों क्लियरली आप देख सकते हो, ये तो मैनी 1 हो गया,
ये तो क्या हो गया, मैनी वन, और जो मैनी वन होगा वो वन वन हो ही नहीं सकता। ठीक, अभी मैं बात करूंगा आपसे, पर आगे बढ़ो। कह रहा है एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो दूसरी बात क्या है कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, मतलब x की वैल्यू जब 1 और 2 हो तब तो आउटपुट क्या आएगा 1, मतलब 1 और 2 किससे मैप करेंगे 1 से। लेकिन जब x की वैल्यू क्या हो जाए 2 से बड़ी, मतलब जब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए 3 हो जाए, जब x इक्वल्स टू 4 हो जाए तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी। मतलब तब ये फंक्शन 1 नहीं देगा, ये फंक्शन x माइनस 1 देगा। ये फंक्शन क्या देगा आपको, x माइनस 1 देगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जब x की वैल्यू आपने कितनी रखी 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, तब आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं लेनी, आपको ये वाली डेफिनेशन लेनी। क्या कि फंक्शन तब वैल्यू लेगा x माइनस 1, यानी कि बस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी डालो 3, x तुमने 3 ही तो लिया था यार, तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी x माइनस 1 वाली। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 रखा, आंसर कितना आ गया 2, यानी कि 3 किससे मैप करेगा 2 से, तो 3 ये देखो यहाँ से 3 किससे मैप कर जाएगा आपका 2 से। इसी तरीके से अगर तुमने f ऑफ 4 निकाला तो x की वैल्यू 4 है जो कि ग्रेटर देन 2 है, तो यही डेफिनेशन चलेगी, यानी कि 4 माइनस 1 3, तो 4 किससे मैप करेगा 3 से। तो ध्यान से चेक करो 4 किससे मैप करेगा 3 से। बच्चों आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट बी का मतलब सेकंड वाले सेट का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाएगा, हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो 1 तो ऐसे ही कवर हो गया था, उसके बाद जब तुमने 2 से बारीक 1 तो ऐसे ही कवर हो गया था, और 2 किससे कवर हो गया 3 से, 3 किससे कवर हो गया 3 किससे कवर हो गया, ओहो क्या कर रहे हैं यार, रुको 3 की मैपिंग किससे हुई, जब 3 रखा तो कितना आया 2, 3 मैप हुआ 2 से, 4 मैप हुआ 3 से, तो 4 थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए होगी, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, हाँ जब तुमने 4 रखा तो 4 किससे मैप होगा 3 से, तो 4 किससे मैप होगा 3 से, 5 किससे मैप होगा 4 से, चेक कर लो। अगर 5 यहाँ रखोगे ठीक है, तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4 होता है, तो 5 मैप करेगा 4 से, 6 मैप करेगा किससे 5 से, 7 मैप करेगा, यानी कि सुनो बच्चों यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं कौन से कोडोमेन में, उसकी प्री इमेज हमेशा उससे एक कम, हमेशा उससे एक ज़्यादा होती है। तो देखो 2 से एक ज़्यादा 3, 3 से एक ज़्यादा 4, 4 से एक ज़्यादा 5, 5 से एक ज़्यादा 6, अब 1 से एक ज़्यादा 2 आ रहा है, और 1 से भी मैप कर रहा है, मतलब 1 छूटा नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा भैया। सुनो 10 किससे मैप करेगा 9 से पक्का, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे x की वैल्यू 10 लो तो यही वाला फंक्शन काम करेगा, 10 माइनस 1 9, यानी कि x की वैल्यू तुमने कितनी रखी 10, तो 10 मैप करेगा 9 से। ठीक, इसी तरीके से आपका 8 मैप करेगा किससे 7 से, 9 मैप करेगा किससे 8 से, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, यानी कि किसका एग्जाम्पल है ये ऑन्टो का एग्जाम्पल है। अब इसी बात को बच्चों करोगे कैसे, देखो ये तो हमने आपको विजुअलाइज करा दिया। ठीक, अब इसके सॉल्यूशन में देखो डेफिनेशन लिखनी आ गई। ठीक, अब इसके सॉल्यूशन में देखो इन्होंने बोला है कि इस ऑन्टो तो है ये बट नॉट 1 1, ये बट नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। सुनो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है आपको, 1 1 नहीं है करने के लिए आप इसको अगर मैनी 1 बोल दो, ठीक है, अगर आप इसको क्या बोल दो मैनी 1 दिखा दो, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसी चीज़ को हम एग्जाम में कैसे करेंगे, कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन्टो है बट 1 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 1 नहीं दिखाने के लिए पता है इसको मैनी 1 दिखा दो, अगर कोई मैनी 1 होगा ना तो 1 1 हो ही नहीं सकता, अगर कोई मैनी 1 है तो 1 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको 1 1 दिखाने के लिए पता है, सुनो इसको 1 1 दिखाने के लिए आप इसको मैनी 1 दिखाने के लिए मैनी 1 दिखा दोगे तो 1 1 नहीं होगा। ठीक, आप दिखा सकते हो कि क्लियरली f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, हेंस दिस फंक्शन इज this function is what many 1। आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि ये क्या है many 1 है, तो this can't be 1 1, तो this can't be 1 1, ये कभी 1 1 नहीं हो सकता है, तो ये 1 1 नहीं, ये बात प्रूफ हो गई। ठीक, अभी यहाँ पे मैं कुछ और डिस्कस करूँगा 1 1 के लिए, वो अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब फॉर ऑन्टो के लिए बच्चों, ऑन्टो के लिए ध्यान से चेक करिए, ऑन्टो के लिए एल्गोरिथम हमने क्या बताया था आपको कि ऑन्टो के लिए आपको क्या करना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू y रखना है, और y को कहाँ से चूज़ करना है कोडोमेन से। ठीक है, तो हम चूज़ करेंगे y बिलोंग्स टू कोडोमेन, नेचुरल नंबर हमने y लिया कहाँ से को डोमेन से लिया। ठीक है, उसके बाद पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, तो f ऑफ x क्या दिया हुआ है f ऑफ x है, ध्यान से चेक करो f ऑफ x है x माइनस 1 है।
ठीक, हालांकि ये भी एफ ऑफ एक्स ही है, इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान हम रख ही लेंगे, रुक जाओ भी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन। तो क्लियरली ध्यान से चेक करो बच्चों, क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, अगर आप नेचुरल नंबर के सेट में से कुछ भी लो, y की वैल्यू कुछ भी लो, y 1 लोगे तो x कितना आएगा 2, चेक करो, y अगर 1 लोगे तो x कितना आएगा 2, y अगर 2 लोगे तो 2 + 1 3, y अगर 2 लोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, y अगर 3 लोगे तो 3 + 1 4, ठीक है, y अगर 3 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस तरीके से फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर एक y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर इन डोमेन सच दैट व्हाट कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है y, हेंस दिस इज ऑनटो फंक्शन। अब स्टूडेंट सुनिए मेरी बात यह है कि कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे, सब तो हो गया, कुछ बच्चे बोलेंगे 1 के लिए तो आपने एक एल्गोरिथम बताया था कि 1 के लिए क्या पुट करो, याद करो 1 के लिए क्या पुट करो, 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y पुट करो, पहले बताया था 1 वाले लेक्चर में, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y पुट करो और चेक करो, क्या चेक करो कि x इज इक्वल्स टू y आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो चेक करो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 से माइनस कटेगा, x इज इक्वल्स टू y आ गया, तो 1 होना चाहिए था, बट ये तो 1 नहीं। सुनो भैया, यही डेफिनेशन नहीं है केवल फंक्शन की, ये भी तो फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन हमने देखिए यहाँ ब्रेक करी, दो डेफिनेशन मिलके फंक्शन को डिफाइन करता है कि जब x की वैल्यू 1 और 2 होगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1, और x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी x माइनस 1। ठीक, तो 1 चेक करने के लिए जब केवल एक ही डेफिनेशन दी हो ना फंक्शन की, मतलब एक ही डेफिनेशन में फंक्शन डिफाइन हो, तब वो वाला तरीका लगाओगे, और बाकी तो क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना ईजी इसीलिए उन्होंने दिया हुआ था ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मैपिंग कर लें साइड में और आपको पता चल जाए कि ये मैन ही 1 है, 1 नहीं। तो 1 आप तक लगाते थे जब एक ही डेफिनेशन वहाँ पे दी रहती थी, इस बात का ध्यान रखें। अब बच्चे बोलेंगे कि मैनी 1 के लिए आपने क्यों लगाया जब इसकी 2 डेफिनेशन है। अरे यार, लगा के चेक किया और साफ साफ हमको दिखाई तो पड़ रहा है क्या कि हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाता, सबकी प्री इमेज अवेलेबल है, इसलिए क्या है ये ऑनटो फंक्शन का एग्जाम्पल है।